अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, मरीम फयाज, किस्त नंबर 5। फरहान 1.5 घंटा पहले ही ऑफिस पहुंचा था और कुछ ही देर पहले इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर अब तक उसे कोई ख़ास इंप्रेशन नहीं मिला था। वह एक एम्प्लॉय को फ़ोन करके कहने ही वाला था कि लोगों को इंटरव्यू के लिए ना भेजा कि इसी वक्त उसके कमरे में एक और लड़की इंटरव्यू के लिए दाखिल हुई, जिसे देखकर फरहान शॉक्ड हुआ। ये वह लड़की थी जिसकी सुबह फरहान ने मदद की थी। हाँ, वही एहसान फरामोश लड़की, बिल्कुल वही। इस लड़की की नज़र फरहान पर पड़ी तो उसने उल्टे कदम वापस लिए। रुकें आप। फरहान की आवाज़ पर उसके कदम वहीं जम गए, मगर मुड़ी फिर भी नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं तो इंटरव्यू देकर ही जाए मिस। फरहान सकून से कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगाए बोला। वो लड़की कदम कदम चलते उसके सामने कुर्सी पर रह बैठी। वो इस काले रंग की कमीज शलवार में मजबूत दुपट्टे को सर पर जमाए हुए थी। आपको ये जॉब क्यों चाहिए मिस? वो मिस कहते रुका। हीर अफंदी, वो लड़की बोली। नाइस नेम। फरहान अपनी थोड़ी को मसलते हुए बोला। तो मिस हीर अफंदी, आपको ये जॉब क्यों चाहिए? उसने फिर वही सवाल दागा। सर, एक्चुअली मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। वो डरते डरते बोली, जैसे कुछ गलत ना बोल दे। आपके ग्रेड्स मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। फरहान बोला, जबकि उसने फाइल तक नहीं खोली थी। थैंक यू सर। वो गर्दन झुकाए बोली। कौन कौन है आपके घर में? एक और सवाल दागा गया। सर, मैं और मेरा भाई। क्या करता है आपका भाई? सरीरो खवार करता है, ये इसने दिल में सोचा। सर, वो 4 साल का है, इसका स्कूल में एडमिशन करवाया तो बस वहीं जाता है। हीर नरमी से बोली। ओह, नाइस, इंटरेस्टिंग। फरहान बोला। कुछ देर इनके माबैन खामोशी हायल रही, जिसे फरहान की आवाज़ ने तोड़ा। तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हैं आप हमें? फरहान की आवाज़ किसी के कानों में खुशी की नमक लिए गूंजे थे। हीर ने बेयकीनी से फरहान की तरफ देखा और फिर जल्दी से बोला। जी, जब आप कहें। वो बोली तो फरहान ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, रिसेप्शन से आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से आप हमें ज्वाइन कर ले बेशक। फरहान उसे समझाते हुए बोला। जी सर, थैंक यू सर। वो ये कहते हुए साथ उठी और अपनी सीवी उठाते कमरे से बाहर निकल गई। फरहान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। दारायन इस वक्त अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में बैठी थी कि अचानक से जहान किसी जिन की तरह नमूदार होता इसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा और उसकी प्लेट से चिप्स उठाकर खाने लगा। दारायन का ये देखकर मीटर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने इसके हाथ पर जोर से हाथ मारा। मनहूस सलील आदमी, माहीन बोली। फेरी बैड लड़की, होने वाले शोहर को ऐसे नहीं कहते। जहान उसे दर्श देते हुए बोला। उठो उठो यहाँ से पहली फुर्सत में। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली। और तुम दूसरी फुर्सत में मेरी बात सुनो। जहान अब की बात संजीदगी से बोला। माही ने सीने पर हाथ बांधे उसे देखने लगी, जबकि उसकी दोस्त कब से दोनों की नोकझोंक को एंजॉय कर रही थी। देखो, हमारा रिश्ता तो हो ही गया है, बहुत जल्द निकाह भी हो जाएगा और तुम मेरे हाथों से फोत हो जाओगे, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। माहिन चिढ़कर बोली। प्लीज सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। जहान इसको समझाते हुए बोला। और तुमसे दोस्ती करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? माहिन बोली। फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम्हारी पोजीशन यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग होगी। देखो, 1 और 1 11 होते हैं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। जहान उसके साथ रहने के फ़ायदे बताता हुआ बोला। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है फिर। माहिन आईब्रो उचकाते हुए बोली। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? जहान ने पूछा। निकाह के बाद तुम मुझे बाइक चलाना सिखाओगे, माहिन ने शर्त रखी। ये तो कोई मसला ही नहीं है, जहान आगे हाथ करते हुए बोला, जिसे माहिन ने थामा। इन दोनों ने शेक हैंड कर लिया और दोस्ती कर ली। अल्लाह ही खैर करे अब यूनिवर्सिटी पर। ज़नूर इन दोनों की दोस्ती की तरफ इशारा करते हुए बोली। RIP यूनिवर्सिटी। आए हाय, आए हैं बेकसी इश्क पर रोना गालिब। किसके घर जाएगा सैलाब, बला मेरे बाद। शाम ढलती और सूरज अरूज से ज़वाल तक का सफ़र तय करता चांद को अरूज बख्शता कहीं गुम हो चुका था। चांद पूरी आबुताब से आसमान पर अंधेरा किया सुकून से तन्हा चमचम करते चमक रहा था। आसपास इसके साथ ही चंद सितारे चमक रहे थे, मगर इनको कौन देखे? ये दुनिया सिर्फ लो देती चमक की तरफ मायल होती है, मगर कौन जाने कि हर चमकदार शय सोना नहीं होती। मगर कौन समझे? हाँ, कौन? बशर। क्या मजाक है। हाँ, बिल्कुल। ये मंजर था सुल्तान हवेली का, जहाँ लाउंज में सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन के तमाम मकीन मौजूद आमने सामने बैठे थे। वहाँ माहीन और जमर्द के अलावा सभी मौजूद थे। अब बहादुर ने दादाजी को फ़ोन करते खुद शादी की तारीख तय करने के लिए इन्हें मदऊ किया था और चाहते थे कि शादी से चंद दिन पहले निकाह की रस्म अदा कर दी जाए। तो फिर क्या? दादाजी पहुँच गए अपनी टीम लेकर।
فرحان بار بار آنکھوں کے غصیلے اشاروں سے مریم کو اشارے کرنے میں لگا تھا کہ وہ انکار کرے، مگر مریم سکون سے اسے اگنور کرتے اسے سلگا رہی تھی۔ شاطر عورت، یہ باران نے دل میں کہا تھا۔ سب لوگ باری باری ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے اور لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ داجی نے بات کا آغاز کیا۔ تو پھر بتاؤ، میرا تو خیال ہے کہ آج سوموار کا دن تھا، تو اس ہفتے کو جمعے کا نکاح دن کیسا رہے گا نکاح کے لیے؟ پھر اگلے ہفتے کی رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ داجی نے اپنی بات آگے رکھی۔ یہی مناسب ہے میرے خیال سے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ابا حضور اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی یہی مناسب ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، بہروز صاحب بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جمعے کو نکاح کی رسم ہوگی اور اگلے ہفتے کی جمعرات جمعے اور ہفتے کو باقی فنکشنز ہوں گے۔ داجی اور ابا حضور نے فیصلہ سنایا تو سب خاموش ہو گئے۔ باران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر دیوار میں سر مارنے لگ جائے، اور دوسری طرف احمد اور مراد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگ جائے۔ وہ سب لوگ خوش گپیوں میں لگے تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دو خاندان کبھی آپس میں دشمن بھی تھے۔ اسی سب کے دوران ایک 32 سالہ نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ فرحان لاؤنج میں داخل ہوتا تمام بزرگوں کے چہروں کے رنگ اڑا چکا تھا۔ عائشہ سلطان نے بے سختہ رونی صورت بنا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جنہوں نے انہیں آنکھوں سے تسلی دی۔ فرحان کی آمد ان سب کے لیے غیر متوقع تھی اور خطرے کی گھنٹی بھی۔ تم فرحان بھائی؟ ابا حضور کے ساتھ ساتھ حنان بھی بولا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے فرحان کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگا۔ سب نے تعجب سے انہیں دیکھا تو دوسری طرف مریم اپنی جگہ پر ساکت ہوئی۔ وہ پتھر کی مورت بنی فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ۔ ہاں وہ بدل گیا تھا۔ کون کہتا تھا کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اچانک سے ماہین سیڑھیاں اترتی وہاں آئی تو اس نے سکتے میں کھڑی مریم کو ہلایا۔ کیا ہوا آپی؟ ہاں نہیں کچھ نہیں، مریم غائب دماغی سے بولی تو بے ساختہ فرحان کی نظر اس سے ملی۔ نظروں کا ٹکراؤ ہوا اور آس پاس کی آب و ہوا ساکت و جامد ہو گئی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کا سکوت حنان کی آواز نے توڑا۔ ماہین، گڑیا، ادھر آؤ، فرحان بھائی سے ملو۔ ماہین فرحان کی طرف آئی تو فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ ماہین کو کہہ رہا تھا، مگر توجہ بار بار مریم کی جانب اٹھتی۔ ماہین کے بعد اشال بھی اس سے ملی۔ فرحان نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا اور پھر مریم کو دیکھنے لگا۔ ماضی کی پرچھائی کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلی۔ مریم نے آنکھوں کا زاویہ بدل دیا اور رخ موڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ فرحان کی آواز میں اس کے قدم جامد کر دیا۔ مریم، اس نے اسے پکارا۔ مریم نے سختی سے آنکھیں مچھی اور رخ موڑ کر فرحان کو دیکھا۔ باران خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، نہ جانے کہ اسے فرحان سے بلا وجہ کی چڑ ہو رہی تھی، یا شاید جلن۔ ہاں جلن۔ کیسی ہو؟ فرحان نے مریم سے پوچھا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ایک کوڑا فرحان کے دل پر پڑا تھا۔ مریم کو اپنی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرحان نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے کہا۔ وہ کیسے برداشت کرے یہ سب؟ مریم ابھی کچھ بولتی کہ عائشہ خاتون روشنی کی رفتار سے کھڑی ہوتی مریم کا بازو پکڑ چکی تھی۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی جب تم سے ملی تھی، اسے یاد نہیں ہوگا فرحان۔ تم کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ عائشہ خاتون حواس باختہ ہو کر بولی۔ مریم نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا تو عائشہ خاتون نے اسے اوپر بھیجا۔ فرحان کی نظروں نے تب تک اس کو دیکھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ باران کا بس نہیں چلا کہ اٹھ کر فرحان کی گردن مڑوڑ دے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ خود حیران تھا۔ فرحان نے سختی سے آنکھیں مچھی اور ابا حضور کو اچٹتی نظر سے دیکھتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے اندر کچھ سلگنے لگا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، جل رہا تھا۔ کافی اچھا لگ رہا تھا آپ لوگوں کو یوں ساتھ دیکھ کر، فرحان بولا تو سب نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا۔ اور ہمیں تمہیں یہاں دیکھ کر بخودار، ابا حضور بولے۔ واقعی؟ فرحان نے تصدیق چاہے۔ اب آ ہی گئے ہو تو شادی میں شرکت کر کے ہی جانا۔ اوہ اچھا، مبارک ہو آپ سب کو۔ ضرور، کیوں نہیں، ویسے میں مکمل طور پر یہیں شفٹ ہو چکا ہوں۔ واقعی؟ حنان بولا تو فرحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ باران، مجھے یقین ہے تم نے اور مریم نے آپس کے تمام گلے شکوے دور کر لیے ہوں گے۔ اب خیر سے شادی ہونے والی ہے، ابا حضور نے جان کر کہا تو بے ساختہ باران ان کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا فرحان بولا۔ ایک منٹ، مریم کا رشتہ؟ اور کس سے؟ فرحان نے پوچھا۔ ابا حضور آپ ابھی وہ کچھ بولتا کہ عائشہ سلطان بولی۔ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو فرحان؟ تم تھک گئے ہوگے، میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، تم آرام کرو۔ عائشہ سلطان نے اسے بولتے ہوئے روکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ابا حضور سے مخاطب ہوا تو ابا حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان سب سے معذرت کرتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فرحان نے ایک اچٹتی نگاہ باران پر ڈالی اور ان کے پیچھے چل دیا۔ عائشہ خاتون بھی ان کے پیچھے دوڑی چلی گئی۔ سب نے ان کی بے چینی کو نوٹ کیا مگر خاموش رہے۔
وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ بالاج ایک ضروری کام کے لیے ان سے معذرت کرتا باہر چلا گیا، جبکہ شہروز سلطان بھی اب ابا حضور کے کمرے کی طرف بڑھے تھے تو وہ لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باران ابا حضور سے بات کرنے کے بہانے وہیں رکا، جبکہ کارابے مینشن کے تمام افراد مینشن کے لیے نکل چکے تھے۔ باران پورٹ سے واپس لاؤنج میں آیا تو سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ شاید انہیں باران کے نہ جانے کی خبر نہیں تھی۔ باران نے موقع غنیمت سمجھتے اپنے قدم ابا حضور کے کمرے کی سمت بڑھائے۔ مریم اپنے کمرے میں زمین پر ساکت و جامد بیٹھی تھی تو وہ آ گیا۔ اب کیا فائدہ؟ کیا کرنے آئے ہیں وہ؟ کیا مجھے لینے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، ہرگز نہیں، وہ خود سے بولے جا رہی تھی۔ اسے ابا حضور سے بات کرنی تھی۔ وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سب جانتی ہیں، اسے سب یاد ہے، ماضی کا ہر نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہے، اسی وجہ سے بات کرنی تھی۔ وہ ابا حضور کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ باران کمرے کے باہر کھڑا دروازے کے ساتھ کان لگا ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ فرحان چیخا تھا۔ آہستہ بولو فرحان، ابا حضور بولے تھے۔ باران نے غور کرنا چاہا، اسے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ مریم کی شادی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ فرحان غصے سے دبا دبا چلایا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم طے؟ ابا حضور بولے، کیونکہ میں اس کو آپ لوگوں کے پاس امانت چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس کی زندگی کے فیصلہ کرنے کا۔ فرحان چیخا، برخوردار ہم فیصلہ کر چکے ہیں، باران کو مریم کے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ ابا حضور بولے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ فرحان ہنکارا بھرتے طنزیہ بولو، کیوں آ گئے ہو تم واپس؟ ہاں، ہماری زندگیوں کا سکون پر بات کرنے؟ میں تمہیں مریم کو ہرگز لے جانے نہیں دوں گی، یاد رکھنا تم فرحان۔ عائشہ سلطان فرحان کی طرف لپکی جسے بروقت شہروز صاحب نے قابو کیا۔ آنٹی جی، میں گیا ہی کب تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سال میں اس سے غافل رہا ہوں؟ میں سائی کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، کون اس کا دوست ہے اور کون دشمن، ہر لمحے اس کے ساتھ تھا۔ فرحان بولا۔ باران کی آنکھوں میں کچھ جلنے لگا تھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ ابھی کمرے میں جا کر فرحان کی گردن مڑوڑتے۔ وہ مریم سے نفرت کا دعوے دار فرحان سے جلن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے مزید باتیں نہ سنی اور پلٹ آیا۔ اچھا تو یہ بات ہے فرحان میاں، تجھے تو اب میں بتاؤں گا، میں تو اب مریم سے ہی شادی کروں گا۔ کون روکے گا مجھے؟ تیرا باپ؟ ویسے بول رہا تھا جس سے فرحان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ ابھی کھڑا تھا کہ مریم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسی طرف آئی، مگر باران کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تم گئے نہیں؟ مریم نے باران سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ باران آنکھیں گھماتے بولا۔ ہاں صحیح، وہ کہتے اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ باران نے اس کی کلائی پکڑی۔ کہاں؟ باران بولا۔ تم سے مطلب؟ مریم بھی دو بدو بولی۔ مجھ سے ہی تو مطلب ہے، آخر کو ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ باران مسکراہٹ سجائے بولا۔ او ہو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی میں۔ مریم طائرانہ انداز میں بولی۔ لیکن مجھے تو اب تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ باران بولا۔ مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں؟ مریم آئی برو اچکاتے ہوئے بولی۔ تم سے مطلب؟ باران بھی دو بدو بولا اور اس کی کلائی آزاد کی اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابا حضور کو انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے پاس مجھ سے شادی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے مدھو مکھی۔ باران بولتے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مریم پیچھے دنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ دیر پہلے اسے شادی سے انکار کے لیے آنکھیں دکھا رہا تھا وہ راضی تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں باران صاحب کے۔ مریم کا نہ جانے کی اس سے لڑ کر موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی، سب کچھ اللہ کے سپرد کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، یہ سوچ کر کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اسے فرحان سے ڈرنا نہیں چاہیے، مگر اس بات سے انجان کہ جو ہوگا وہ اس سے نہیں دیکھا جائے گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچی اور صبح کا سویرا چہار جانب پھیلتا اپنی جاذب روشنی سے تمام مخلوقات کو جاگنے پر مجبور کر چکا تھا۔ روم، اٹلی، ابدی شہر۔ قدیم رومیوں کا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو کیا یہ چیز ابدی ہونے لگی ہے؟ کیا کوئی ابدی ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ؟ ہاں ہمیشہ۔ کیا واقعی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ قیامت پر یقین نہیں رکھتے کیا؟ ہاں تو کیا یہ دنیا فانی نہیں ہے تو پھر ابدی کیسے؟ ایمان کی کمی شاید نہیں، یقیناً۔ 7 پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا یہ شہر، جو اس کی بنیاد کے بارے میں رومی داستانوں میں اہم ہے۔ ان کی روایت کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ٹریوی فاؤنٹین میں ایک سکے کو ایک ساتھ پھینکے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے آپ روم واپس آ جائیں گے۔ وہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جو جوڑے ایک ساتھ سکے پہنتے ہیں وہ محبت میں اچھی قسمت رکھتے ہیں۔ تو پھر نصیب کا کیا؟ محبت اب نصیب سے ملتی ہے نا؟ ہاں ملتی ہے، نہیں ہر کسی کو نہیں۔ ہر کسی کو کیوں نہیں؟ نصیب سے لڑا تھوڑی جا سکتا ہے،
मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ता है। मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह से। शिर्क करोगे क्या? नहीं, लेकिन मांग लूँगा। मांग के देख लिया। फिर क्या हुआ? नसीब में नहीं तो लिखवा लेते। हक में बेहतर नहीं। हक में बेहतर होती तो नसीब में होती। क्या? मोहब्बत, और क्या। मोहब्बत नहीं, फांस कहो। दरवाजे पर दस्तक ने इसकी तवज्जो खींची तो इसके अंदर की ये जंग अपनी नींद फिर सो गई। आ जाओ, उसने अपनी सर्द आवाज़ में मुकाबिल को बोला। वह इस वक्त ब्लैक थ्री सूट में मलबूस अपने मुकाबिल खड़े शख्स को तवज्जो से सुन रहा था, जो कोई इसे अहम बात बता रहा था। उसकी स्याह आंखों में एक अजीब सर्दपन था, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए होने का सबूत देती हो। अपनी आंखों की तरह ही उसके स्याह घने बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, स्याह घनी बड़ी हुई शेप, बेशक वो नहायत पुरकशिश और जासिब मर्द था। वो जिस शख्स से मिलता अपनी शख्सियत की गहरी छाप इस पर छोड़ जाता था। इसकी शख्सियत का रोब भी था, जो मुकाबिल खड़े शख्स को बार बार पजल कर रहा था। क्या अपडेट्स हैं? उसने मुकाबिल खड़े शख्स से कहा। सर, वो मुकर गया है। इसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ। मुकाबिल खड़े शख्स ने बड़े तहम्मुल और खौफ से इससे माजरा समझाया। इस शख्स की आंखों में शरारत फूटने लगी। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींची। चार्ली। जी सर, हुक्म करें। जाओ, जाकर थियोडोर को बावर करवा दो कि डेगर पॉइजन को उसकी ये हरकत कितनी मायूब लगी है। मुझे कल के अखबार में खबर चाहिए इसकी तस्वीर के साथ। वो शख्स पिछले 10 सालों से रूम में अपनी दहशत की बिना पर डिगर पॉइजन के नाम से मशहूर है। डेगर पॉइजन। लोग इसकी परछाई से भी खौफ खाते थे। मुकाबिल खड़े शख्स ने उसकी बात सुनते जाने के लिए मुड़ा। चार्ली। जी सर, ध्यान रहे, खबर सच होनी चाहिए। उसने सफाकी से कहा, अपने रॉकिंग चेयर को घुमाते उससे अपना रुख मोड़ा। इससे पहले वो अपने ख्यालात में फिर से गर्क होता इसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने रॉकिंग चेयर को घुमाते इसका रुख मेज़ की तरफ किया। मोबाइल की स्क्रीन को सामने करते इस पर नंबर देखा जो पाकिस्तान का था। एक दिलफरेब मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी। उसने फ़ोन को यस करते कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चीफ मिनिस्टर साहिब? उसने फ़ोन उठाते कहा। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, तुम अपना हाल बताओ। दूसरी तरफ से बलाज बोला। मेरा हाल आज भी वैसे जैसे 15 साल पहले था। उसने आह भरते जवाब दिया। फिर तो अल्लाह ही तेरे हाल पर रहम करे, बालाज बोला। उसे एक जानदार कहकहा लगा। चलो, अब तो मेरी भी शादी हो रही है, तू क्या कबारा मरेगा? बालाज बोला। क्या? तू शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं? उसने शिकवा किया। तेरे से करनी थी क्या? जो बताता, वैसे बताने के लिए फ़ोन किया। अब अपने जिगरी यार की शादी में तो आएगा ना? बालाज ने पूछा। हाँ ज़रूर। कब है? इस हफ्ते निकाह है और अगले हफ्ते शादी। बालाज ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। इतनी जल्दी? उसने हैरानगी से जवाब दिया। हाँ, तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तूने कौन सा फ़्लाइट बुक करवानी है? बालाज बोले बिना न रह सका। नहीं, ये बात नहीं है। चल मैं बताता हूँ फिर तुझे, वो बोला। सही है फिर, बालाज बोलते बोलते रुका। अच्छा हाँ, एक और बात, फरहान भी यही है, बल्कि वो तो यहीं पर शिफ्ट हो चुका है। तेरा भी तो इरादा था ना यहाँ शिफ्ट होने का? बालाज बोला। अच्छा, फरहान? सही, हाँ इरादा तो है, वो बोला। हाँ चल सैन, मैं बाद में बात करता हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना है। बालाज ने माजरत चाही। नहीं, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो क्या वक्त फिर मुझे आजमा रहा है? मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? कैसे सामना करूँगा इन सब का? इसके अंदर की जंग एक बार फिर शुरू हुई थी। वो जैन शम्स खान था, फरहान शम्स खान का चचाजाद, शम्स पेरिस का सबसे बड़ा चराग नहीं, जहरीला तेज़ाब, अज़ाब वबाल। पाकिस्तान। फरहान अपने ख्यालात में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसकी गाड़ी अपने ऑफिस की जानिब रवां दवा थी। इसका जहन बस मरियम में अटका हुआ था। मैंने आपको नहीं पहचाना। इसके ये अल्फाज बार बार इसके जहन में गूंज रहे थे और इसका दिल कट कर 2 टुकड़ों में तकसीम हो रहा था। उसने कैसे नहीं पहचाना मुझे? क्या वाकई उसे याद नहीं? इसे मैं याद नहीं? मुझे कैसे भूल सकती है वो? कैसे मुझे पहचानने से इनकार कर सकती है? मैं क्या इतना खैर रहम था इसके लिए जो वो भूल गई मुझे? वो इतनी छोटी तो नहीं थी कि सब भूल जाए। या अल्लाह या इलाही, मुझे इस अज़ियत से निकाल, मैं इसे मज़ीद खुद से दूर नहीं रख सकता। मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। मेरा मददगार बन, मेरे दिल को इत्मीनान बख्श दे। इसकी गाड़ी को ब्रेक लगी तो वो अपनी तमाम तरह सोचों से बाहर निकला। गाड़ी से निकलते उसने एक नज़र बिल्डिंग को देखा और फिर कदम कदम चलता ऑफिस के अंदर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते तमाम एम्प्लॉयज़ के एहतराम में खड़े हुए।
बहुत से सताइशी नज़रों ने उसे पसंदीदगी से देखा, मगर वो सबकी नज़रों को इग्नोर करता आगे को बढ़ा। वो अपनी मेल्स चेक करता अपनी ही धुन में चलता जा रहा था कि अचानक सामने से एक छोटा सा बच्चा इससे अटक रहा। वहाँ पर मौजूद तमाम एम्प्लॉयज़ इनकी तरफ देखने लगे। हीर तो गई, एक लेडी वर्कर ने दूसरी को कहा। फरहान की नज़र बच्चे पर पड़ी। पहले तो वो शॉक्ड हुआ कि ऑफिस में बच्चा क्या कर रहा है, मगर फिर इस बच्चे को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो था ही इतना प्यारा और मासूम सा। मासूम? क्या वाकई? अरे आपको चोट तो नहीं लगी लिटिल बॉय? फरहान इस 4 साल बच्चे को गोद में उठाए पूछने लगा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, वो बच्चा अपने तोतले लहजे में बोला तो फरहान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वाह भाई, ये तो बहुत प्यारा नाम है। फरहान ने प्यार से मुस्तफ़ा का गाल चूमा। थाली मुझे तूते लगा दी, सारी मुझे थूके लगा दी। मुस्तफ़ा अपने गाल साफ करते हुए बोला। फरहान हंसना भूल गया। उसने मुस्तफ़ा को नीचे उतारते सर से लेकर पैर तक छोटी दुनिया को देखा। लाहौल वाला कुआं, कैसा मुंह फट बच्चा है यार। इससे तो अच्छा है मैं इससे प्यार ही ना करता। फरहान हैरानगी से बोला। हाँ ना तो ना तलते, मैंने तुम्हारे पैर तो नहीं पतले थे ना। हाँ तो ना करते, मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे क्या? मुस्तफ़ा अपनी ज़बान के जौहर दिखाते हुए बोला। तोबा तोबा आजकल के बच्चे। फरहान ने कानों को हाथ लगाया। तोदा तोदा आज तलते अंतल। तोबा तोबा आजकल के अंकल। मुस्तफ़ा भी दूबदू बोला। तमीज़ नहीं है तुम्हें? फरहान थोड़ा रूप से बोला। तुम तो बली है। तुमको बड़ी है, मुस्तफ़ा आंखें घुमाता बोला। फरहान की आंखें बाहर आने को बेताब थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे अफलातून बच्चा नहीं देखा था। इससे पहले मुस्तफ़ा अपनी ज़बान के मज़ीद जौहर दिखाता हीर ने जल्दी से आके इसके मुंह पर हाथ रखा और घसीटते हुए ले जाने लगी। आई एम सॉरी सर, रियली सॉरी। हीर ने फरहान से माजरत की। मुस्तफ़ा बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊँगी। हीर उसे डपटते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मत डांटे इनसे। फरहान हीर को मना करते हुए बोला। तुम्हारी वजह तो ये तो पली है दांत मुझे, तुम्हारी वजह तो ये तो पड़ी है डांट मुझे। मुस्तफ़ा के मुंह में खुजली हुई तो वो बूंदे भी न रह सका। फरहान होनकों की तरह उसे देखने लगा। आज तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी जितनी ये कर चुका था। मुस्तफ़ा चुप हो जाओ, बदतमीज़ ना हो तो। हीर उसे झंझोड़ते हुए बोली। जो कहता है वो खुद होता है, जो कहता है वो खुद होता है। मुस्तफ़ा ने दूबदू जवाब दिया। हीर की बोलती बंद हुई। हीर का दिल किया अपना इसका सर दीवार में दे मारे। मुस्तफ़ा की बात सुनते फरहान की हंसी छूटी। हीर शर्मिंदगी से मुस्तफ़ा को ज़बरदस्ती पकड़े अपने कैबिन में ले गई। फरहान हंसता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। तमाम वर्कर्स इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते अब अपने अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुए। हीर शर्मिंदगी के मारे दोबारा ऑफिस से ही ना निकली। उसने अपने मोबाइल पर मुस्तफ़ा को कार्टून लगा दिए, जिसकी बदौलत इसकी बोलती बंद हुई। वह अपने काम में मसरूफ़ थी कि एक एम्प्लॉय ने आते उसे इतला दी कि बॉस उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। उसने मुस्तफ़ा को मोबाइल में गर्क देखे मौका गनीमत जाना और अपनी जगह से उठते फरहान के ऑफिस की जानिब बढ़ी। मैं आई कम इन सर? उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते ही इजाज़त मांगी। कम इन, उसने संजीदगी से कहा। हीर छोटे छोटे कदम लेती उसकी मेज़ के सामने खड़ी हुई। आई एम सॉरी सर। फरहान के बोलने से पहले वो बोली। फरहान ने उसे ताज्जुब से देखा और बोला। किस बात के लिए सॉरी मिस हीर? सर वो मुस्तफ़ा। वो कहते कहते रुकी और आंखें उठा के फरहान की आंखों में देखा। फरहान पत्थर का हुआ था। इसकी आंखों में दर्द था, तकलीफ थी, जिसे फरहान ने महसूस किया, मगर वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसे अपने दोनों हाथों को आपस में पेवस्त करते अपने होंठों के सामने रखा और मुकम्मल तवज्जो से उसे सुनने लगा। सर, एक्चुअली घर पर मुस्तफ़ा को संभालने वाला कोई नहीं था और वो बहुत छोटा है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो मजबूरन मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। वो सर झुकाए बोली। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। फरहान हनूस इसी पोजीशन में बोला। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल तक इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। हीर बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपकी मजबूरी है तो मुस्तफ़ा को साथ लाने में कोई कबाहत नहीं। फरहान बोला। लेकिन सर, ऑफिस का माहौल असरअंदाज होगा। हीर बोली। नहीं होगा। वैसे भी हमें अपने को अपने साथ ही रखना चाहिए, वरना एक वक्त आता है जब वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देता है। फरहान खोए खोए लहजे में कर्ब से बोला। हीर ने गौर से इसके चेहरे को देखा और सरस बात में हिला। जी सर। सर मैं चाहूँ? हीर ने पूछा। जी। फरहान ने हाथ के इशारे से जाने को बोला। रुके मिस मीर, बैठे, मुझे बात करनी है आपसे। फरहान बोला तो हीर वापस मुड़ते कुर्सी पर जा बैठी। जी सर बोले। हीर ने इस्तफसार किया। उस दिन आपके पीछे कौन लोग थे? फरहान ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो वो सर पता नहीं। हीर बोलते बोलते रुकी और फिर बोली। चल जैसे आपकी मर्जी, अभी आप कंफर्टेबल नहीं?
بتانے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں، فرحان بولا۔ نہ جانے کیوں وہ ضرورت سے زیادہ اس لڑکی پر مہربان ہو رہا تھا۔ ہیر کو یہ بات خاصی عجیب لگی، عجیب تو فرحان کو بھی لگی، مگر اس کے بقول وہ یہ سب انسانیت کے ناطے کر رہا ہے۔ ہیر سر اس بات میں ہلاتی اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ پیچھے فرحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سب کا سویرا سلطان حویلی کی کھڑکیوں سے حویلی میں بڑے دھڑلے سے داخل ہو رہا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی شہروز؟ وہ ہماری مریم کو لے جائے گا۔ عائشہ سلطان کب سے شہروز صاحب کے آگے پیچھے بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ عائشہ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ شہروز صاحب کب سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں شہروز، آپ نے نہیں دیکھا وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ وہ لے جائے گا ہماری مریم کو، وہ اسے ہم سے دور کر دے گا، آپ دیکھنا۔ عائشہ بس کر دو، کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہم اسے ایسے ہی لے کے جانے دیں گے۔ مریم کو ابراج اور حاتم تمہیں کیا لگتا ہے ایسا ہونے دیں گے؟ حاتم کو تو تم جانتی ہو کتنا پیار کرتا ہے وہ مریم سے، شہروز صاحب بولے۔ اور اگر مریم کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ ہم سے بدگمان نہ ہو جائے۔ عائشہ سلطان حواس باختگی سے بولی۔ دیکھو عائشہ، ابھی شہروز سلطان اپنی بات مکمل کرتے کہ ابا حضور کمرے میں داخل ہوئے۔ بہو صحیح کہہ رہی ہے، شہروز اتنے سالوں بعد فرحان کی یہاں آمد کسی اچھی بات کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اس کے ارادے ضرور کچھ اور ہیں۔ مریم ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھو سکتا۔ ابا حضور بولے۔ لیکن ابا حضور وہ کیسے اور کس حق سے اسے لے جائے گا اپنے ساتھ؟ یہ تم بھی جانتے اور میں بھی کہ وہ کیا حق رکھتا ہے۔ ابا حضور انہیں باور کرواتے ہوئے بولے۔ شہروز صاحب دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم لوگ فکر نہیں کرو، اس بات کا بھی حل ہے میرے پاس۔ ابا حضور ان کی پریشانی کے زیر اثر بولے۔ کیا؟ عائشہ سلطان فٹ سے بولی۔ شہروز، فرحان کو فون ملاؤ۔ ابا حضور بولے۔ جی میں ملاتا ہوں۔ شہروز صاحب صوفے سے اٹھے اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے فرحان کا نمبر تلاشنے لگے، جو صبح ہی حنان سے انہوں نے بات کرنے کی غرض سے لیا تھا۔ انہوں نے نمبر ملاتے فون ابا حضور کے حوالے کیا۔ ابا حضور نے فون پکڑتے کان کے ساتھ لگایا، جو کچھ ہی دیر میں اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، فرحان بولا۔ وعلیکم السلام برخوردار، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ ابا حضور آپ؟ دوسری طرف سے فرحان بولا۔ جی ہم۔ ابا حضور بولے۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ فرحان سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں فرحان؟ ابا حضور بولے۔ میرے کیا ارادے ہیں؟ فرحان ناسمجھی سے بولا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا، کیا چاہتے ہو اب تم؟ ابا حضور نے استفسار کیا۔ میں کیا چاہتا ہوں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ مریم کو امانت چھوڑ کے گیا تھا میں آپ لوگوں کے پاس، اور آپ لوگوں نے تو اسے اپنی ملکیت ہی سمجھ رہا۔ میری رضامندی کے بغیر آپ لوگوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ فرحان شکوہ کنائی انداز میں بولا۔ پاران ایک اچھا لڑکا ہے، ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا تو ہم نے ہاں کر دی۔ مریم بھی رضامند ہے اس رشتے سے اور خوش بھی۔ ابا حضور بولے۔ اچھا لڑکا؟ چلو پھر دیکھتے ہیں اس اچھے لڑکے کو اور مریم کی کیا رضامندی ہے، یہ تو میں معلوم کر ہی دوں گا۔ فرحان بولا۔ ٹھیک ہے، تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے، مگر اب بس کرو یہ گلے شکوے۔ آج شام کو ہم تمہارا کھانے پر انتظار کریں گے، بھول مت جانا۔ ابا حضور اپنائیت سے بولے تو فرحان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا، فرحان نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹا۔ ابا حضور نے فون شہروز صاحب کے حوالے کیا اور بولا۔ فرحان آج ہمارے ساتھ ہوگا رات کے کھانے پہ، بہو انتظامات دیکھ لینا۔ یہ کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عیسیٰ اس وقت اپنے فائٹنگ کلب میں موجود ٹرینرز کو ٹریننگ دینے میں مصروف تھا۔ وہ 4 ٹریننگز کب سے عیسیٰ کو چت کرنے میں لگی تھا، مگر بے سود۔ سر، آپ کا کوئی جواب نہیں، ایک لڑکا بولا۔ ایسی بہت بات نہیں، میں کون سا اوپر سے سیکھ کر آیا تھا، جتنا پریکٹس کرو گے، دل لگا کر محنت کرو گے، اتنے کامیاب ہوگے۔ چلو تم لوگ پریکٹس کرو، میں آتا ہوں۔ عیسیٰ اس لڑکی کا شانہ تھپ تھپاتے بولا اور رومال سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے باہر کی جانب بڑھا۔ سر، جہان صاحب کب سے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چوکیدار نے آ کر بتایا۔ جہان اکثر اس سے ملنے کلب ہی آ جایا کرتا تھا، ورنہ وہ دونوں چھپ چھپ کر اسی گراؤنڈ میں ملتے تھے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، عیسیٰ نے بولتے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ عیسیٰ نے باہر نکلتے سامنے دیکھا تو جہان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ عیسیٰ اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا پیارا سا بیبی، میرا چونو سا جانو۔ جہان کب سے اپنی ہیوی بائک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کے بقول اس کی بائک ہی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ یہ شودوں والی حرکتیں نہ کیا کر۔ عیسیٰ نے جہان کے سر پر چپت لگائی۔ آؤ میرا بھائی۔ جہان نے باہیں پھیلا کر اسے گلے سے لگایا۔ پرا نہ ہو، پرا ہو، شودا نہ ہو تو، عیسیٰ اسے دور دھکیلتے ہوئے بولا۔ آیا بڑا، جہان نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ چلا جا اندر چائے پیتے۔ عیسیٰ بولتے ساتھ اسے اندر کی طرف لے کر بڑھا۔ وہ دونوں باہر ہی لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ عیسیٰ نے سرونٹ کو چائے کا آرڈر دیا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جہان بولا۔ ہاں بول، عیسیٰ نے پوچھا۔
जुम्मे को निकाह का फंक्शन है तो क्यों ना इससे पहले हम लड़कों को बैचलर पार्टी कर रख लें। कैसा? जहान एक्साइटेड होते हुए बोला। आइडिया बुरा तो नहीं है, ईसा कुछ सोचते हुए बोला। तो एक काम कर, एक ग्रुप बना और सबको ऐड कर और पार्टी का इन्विटेशन सेंड कर दे। ईसा बोला। इतने में इनकी चाय भी आ गई। इन दोनों ने चाय का कप उठाया और लबों से लगाया। लेकिन पार्टी रखेंगे कहाँ? जहान बोला। सुल्तान हवेली में। ईसा चाय का घूंट भरते हुए बोला। सही हो गया। जहान भी घूंट भरते हुए बोला। वो दोनों वैसे ही इधर उधर की बातें करते रहे। सूरज ढलता हुआ इनको मुस्कुराकर देख रहा था। रात का अंधेरा उभरने लगा था। आसमान अपने आंचल पर बहुत से तारे बखेरे खड़ा था। टिमटिमाते सितारे हमेशा से ही उसे पसंद थे। आज आसमान पर चांद नहीं था। यह नज़ारा भी बहुत दिलकश होता है जब आसमान बगैर चांद के भी चमक रहा होता है। शायद कुदरत ये बताना चाहती है कि चमकने के लिए या खूबसूरत लगने के लिए आंचल पर चांद का होना ज़रूरी नहीं। बहुत से सितारे भी अगर मिल जाएं तो चांद की कमी महसूस नहीं होने देते। पर यह बात लोग बहुत कम समझते हैं। सुल्तान हवेली में इस वक्त सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। फरहान भी इन्हीं के साथ विराजमान था। हनान उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था और इसके आने से काफ़ी अच्छा और पुरसकून महसूस कर रहा था। आयशा सुल्तान बार बार कभी अपने बेटों को देखती तो कभी फरहान को। इनकी बेचैनी को सब बखूबी नोट कर रहे थे। बलाज के चेहरे पर इस्तराब फैला था तो दूसरी तरफ हातिम फरहान को नापसंदीदगी से देख रहा था। उसे अजीब चिढ़ हो रही थी। इससे सब लोग अपनी अपनी जगह खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे कि एक नुस्वानी आवाज़ ने इन सब की तवज्जो खींची। अस्सलाम वालेकुम। मरियम ने सबको मुश्तरका सलाम किया। सलाम करते उसकी नज़र फरहान पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई। वो इसे इस तरह भी कैफियत में खड़ी थी कि शहरोज साहब बोले। बेटा खड़ी क्यों हो? चलो आ जाओ, शाबाश खाना खाओ। जी पापा। उसकी आवाज़ मानो किसी खाई से आती सुनाई दी। वो छोटे छोटे कदम लेती हातिम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फरहान हातिम के सामने वाली कुर्सी पर बैठा मरियम को घूरने में मसरूफ था। हातिम का बस न चला कि उठकर फरहान की गर्दन में चाकू घूम डाले, मगर खुद पर जब्त के पहरे बिठाता खामोश रहा। कैसी हो मरियम? फरहाद मरियम की तरफ मुतवज्जो हुआ। मरियम ने नजरें उठाकर उसे देखा मगर खामोश रही। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, बल्कि हम सब बिल्कुल ठीक है। तुम चुप करके अपना खाना खाओ। हातिम मरियम के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, जैसे कहता हो तुम खामोश रहो, इसको मैं बताता हूँ। अभी फरहान ने बोलने के लिए लब खोले कि आयशा बेगम फट से बोली। फरहान तुम ये कबाब लो ना। आयशा सुल्तान ने डिश उसकी तरफ बढ़ाई। जी ज़रूर। फरहान ने मुस्कुराहट के साथ डिश को थामा। फरहान, कल हम सब लड़कों ने पार्टी रखी है यहीं घर में, तुम भी आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। क्यों बलाज? हनान ने बोलते साथ ही बलाज से तायीद चाही। बलाज ने सर इस बात में हिलाया और एक नज़र उठाकर फरहान को देखा और बोला, कहाँ रह रहे हो तुम? बलाज ने उससे इस्तफसार किया। एक घर खरीदा है, ब्लू एरिया में, बस वहीं पर। फरहान ने जवाब दिया। सही, बलाज बोला। लेकिन भाई आप शम्स पैलेस में क्यों नहीं गए? आपको वहाँ रहना चाहिए था। माहिन ने मन में आया सवाल किया जिसने वहाँ बैठे बहुत से नफूस के चेहरों के रंग उड़ा दिए। शम्स पैलेस, एक खूबसूरत महल, मोहब्बत का मकबरा, एक महलनुमा कब्र। हाँ कब्र, और कब्र तो गुनाहगारों के लिए अजाब नहीं? हाँ अजाब। मोहब्बत भी तो अजाब है ना? हाँ है तो। और जिसे मिल जाए, जो मोहब्बत मिल जाए फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। वो क्यों? मोहब्बत में हसरत ना रहे तो मोहब्बत नहीं रहती। वो क्यों? जो चीज़ मिल जाए वो फिर खूबसूरत नहीं लगती। जो नहीं है वो खूबसूरत है और जो है वो खूबसूरत नहीं। अच्छा, क्या हुआ, नहीं समझे? नहीं। कभी मोहब्बत की है? शायद हाँ। मोहब्बत में शायद की गुंजाइश नहीं होती। और इश्क क्या होता है? इश्क इश्क तो खुदा का हक है, और अगर इंसान से हो जाए तो? खुदा का हक किसी और को दोगे? शिर्क करोगे? नहीं। मगर इश्क के हकीकत और मजाजी में फ़र्क नहीं? ये एक फ़र्क भी बशर का ही पैदा करता है। वो कैसे? मोहब्बत बंदों के लिए ज़रूर है, मगर इश्क के अव्वल के हिस्सेदार मत बनाओ। बात से हट गए। कैसे? बात मोहब्बत की थी। मोहब्बत में हसरत कैसे ख़त्म होती है? हो जाती है। कैसे? जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर। इश्क भी, रिस्क भी, नसीब भी और रकीब भी। मरियम खाने के बाद बाहर लॉन में खड़े गहरे गहरे सांस भर रही थी। उसे यहाँ खड़ी कोई 5 मिनट हो चुके थे कि उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो मरियम? फरहान उसके साथ खड़े होते हुए बोला। गालिबन आप ये सवाल कई दफ़ा पूछ चुके हैं और मैं भी आपको बहुत दफ़ा इसका जवाब दे चुकी हूँ। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ? मरियम उसे बगैर देखे तीखे लहजे में बोली। फरहान का दिलकश कहकहा फिजा में गूंजा।
मरियम ने उसकी तरफ देखा तो बेसाख्ता दोनों की नज़रें मिली। तुमने नोट किया? फरहान ने इस्तफसार किया। क्या? तुम्हारी और मेरी आंखें हूबहू यकसा हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मरियम ने नज़रें चुराईं। इसका जिस्म लरसने लगा। फ़र्क पड़ता है। तुम इसकी वजह जानती हो? नहीं जानती और जानने का इरादा भी नहीं रखती, मरियम कहकर जाने लगी कि फरहान ने इसकी कलाई पकड़ी। मरियम ने अपनी नमकीन झील वाली आंखें उठाकर फरहान को देखा। फरहान की नज़रों से इसकी आंखों में मौजूद दर्द न छुपा। ये वही दर्द था जो आज से 15 साल पहले भी इसकी आंखों में था। फरहान की कलाई पकड़ने की देर थी कि हातिम वहां रॉकेट की रफ्तार से आया। मरियम का हाथ फरहान से छुड़ाते उसे जोर का धक्का दिया। फरहान लड़खड़ाकर पीछे हुआ। मेरी बहन के साथ फ्री होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइंदा मेरी बहन से ना 100 फुट के फासले पर रहना। दोबारा समझाऊंगा नहीं। हातिम उसे उंगली दिखाते हुए वार्न करने वाले अंदाज में बोला। मरियम ने हैरत से हातिम की तरफ देखा। तुम्हारी बहन? हाँ, फरहान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला और हंसने लगा। हातिम को उसकी हंसी जहर लगी थी। अभी वो कुछ करता कि आयशा सुल्तान वहाँ आई। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने पूछा। हातिम ने सख्त नज़रों से अपनी माँ को देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता आयशा सुल्तान बोली, हातिम, मरियम को लेकर अंदर जाओ। आयशा सुल्तान ने उसे हुक्म दिया। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना हातिम। जी। हातिम खामोश होता मरियम का हाथ मजबूती से थामे वहां से चला गया। अब आयशा सुल्तान फरहान से मुखातिब हुई। फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। आयशा सुल्तान उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। फरहान ने सबसे मुठियाँ भेजी और अंदर की तरफ बढ़ गया। बारान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बराजमान, उसने सामने मेज पर अपनी टांगें रखी हुई थी और सिगार के गहरे कश ले रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बारान ने सिगार बुझाया और बोला, आ जाए। मुराद कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते बारान सीधा होकर बैठा। मुराद इसके साथ सोफे पर बैठा। क्या बना? मुराद ने इस्तफसार किया। किस चीज़ किया? मरियम ने इनकार किया। कर भी दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है तेरा? मुराद हैरानगी से बोला। मतलब है कि मुझे अब इसी से शादी करनी है। बारान लापरवाही से बोला। तो क्या करने वाला है बारान? मुराद ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। बारान ने एक कहकहा लगाया और बोला, इंतकाम। मैं उससे इंतकाम लूँगा, अपनी हर बेइज्जती का। बारान हिस्ट्रियाई अंदाज में बोला। और ये इंतकाम पर तुझे पहले याद नहीं था? मुराद एक आईब्रो उचकाते हुए बोला। याद था, मगर नफ़रत अब मज़ीद बढ़ गई है। बारान बोला। नफ़रत? मुराद ने कंफर्म करना चाहा। चल सही, अल्लाह तुझे हिदायत दे, मुराद बोला और वहाँ से उड़ता कमरे से बाहर निकल गया। हिदायत दे, खुद तो जैसे दूध का बड़ा धुला है, बारान ने तंज किया और दोबारा से सिगार के कश भरने लगा। रोम, इटली। कदीम शहर रोम में रात का मंजर बहुत दिलकश और रोमानवी होता है। तारीखी इमारत की रोशनियों में नरमी से नहाने से शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कोलिजियम सेंट पीटर्स बालिसिगा और ट्रेवी फाउंटेन जैसे मशहूर मकामात रात के वक्त चमकते हैं, जो कदीम तारीख से घिरी तारीख गलियों में देखने वालों को बिल्कुल बेआवाज़ कर देते हैं। तारों भरे आसमान के नीचे रात के वक्त दरियाए टाइबर के साथ चहलकदमी खूबसूरत और पुरसकून होती है। रोम की रातें दिलचस्प तारीखी और सकाफती खूबसूरती पेश करती हैं, जिसे यहाँ को खूबसूरत और काबिल फरामोश यादों के साथ छोड़ती हैं। टाइबर दरिया के किनारे चहलकदमी करना और रोशन पुलों का नज़ारा करना एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा होता है। मौसीकी और आर्ट के शौकीन अफराद के लिए स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और मकामी मौसीकी के कंसर्ट्स भी रोम की रात को ख़ास बनाते हैं। कदीम शहर रोम के इलाके कापोमोनस, जिसे रोम का सबसे महंगा तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर एक 3 मंजिला कोठी जो किसी महल का सा मंजर पेश करता है। इसके गेट के अंदर एक ब्लैक रोल्स रॉयस दाखिल हुई। एक गार्ड ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो पूरी अपनी शान से गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस, अपनी स्याह गहरी आंखों में सर्द बन लिए वो महल में दाखिल हो रहा था, जहाँ इसका सारा घरेलू स्टाफ मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर। सब ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। सर, डिनर तैयार है, एक लेडी स्टाफ मेंबर नहायत मुअद्दबाना अंदाज में बोली। नहीं, मुझे तलब नहीं, वो कहते साथ आगे बढ़ा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सीढ़ियाँ अबूर करते वो मंजिल के दाएं जाने बढ़ा और एक आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की छत काफ़ी ऊंची थी, जिस पर 2 बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। कमरे के चारों एतराफ में बुक शेल्फ बनाई गई थी, जिसमें दुनिया जहान की कीमती किताबें मौजूद थी।
कमरे के दाएं तरफ 2 बड़े-बड़े जहाज़ी साइज़ के सोफ़ा सेट पड़े थे और उनके दरमियान में एक नफीस शीशे की मेज़, जबकि बाएं जानब एक रॉकिंग चेयर और इसके सामने एक बड़ी वर्किंग टेबल मौजूद थी, जिसमें कुछ फाइल्स और ग्लोब पड़ा था, और टेबल के सामने 2 कुर्सियां पड़ी थी। सैन कमरे में दाखिल हुआ और अपना कोट उतारते टेबल के पास मौजूद स्टैंड पर लटकाया और जाकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। उसे अपना सर चेयर की पुश्त पर गिराया और आंखें मूंद ली। क्या मैं तुम्हें सिर्फ सैन कहकर पुकार सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं? बस कहा ना। नहीं, तुम बहुत बुरे हो, जानता हूँ। माजी का अक्स उसकी आंखों के पर्दे पर लहराया। अनुषे, उसने पट से आंखें खोली। वो सीधा हुआ और अपनी कनपट्टी को सहलाने लगा। कनपट्टी से हाथ हटाते उसने दराज खोली और इसमें से एक तस्वीर निकाली। वो गौर से इस फ्रेम में मौजूद इस नीली आंखों वाली परी को देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। उसने फ्रेम को वापस दराज में रखा और बोला, आ जाओ। सर, आपने बुलाया था। हाँ, आओ चार्ली। वो इसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। काम की क्या सूरत हाल है? सर, मैंने सब कुछ वाइंड अप करना शुरू कर दिया है। चार्ली बोल, गुड वन। और कितना वक्त लगेगा? सर, 4-5 महीने। ठीक है। सर, आर यू श्योर कि आपको वहीं पर शिफ्ट होना है? सर, मेरा मतलब है कि आपने यहाँ बहुत मेहनत करके ये सब कुछ इस्टेब्लिश किया है और अब आप सब कुछ वाइंड अप करके लौटना चाहती हैं। चार्ली ने इस्तफसार किया। चार्ली, तुम्हें पता है कि एक दरख्त जितना मर्जी फैल जाए मगर वह जुड़ा हमेशा अपनी जड़ों से होता है, और मेरी जड़ें वहीं पर है। मुझे एक ना एक दिन तो लौटना ही था, और वैसे भी अभी वहाँ बहुत से लोगों से मेरे हिसाब निकलते हैं। वह सर्द लहजे में बोला। जी सर। और स्टाफ की क्या सूरत हाल है? जैन ने पूछा। सर, 75% स्टाफ हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बाकी स्टाफ की मजबूरी है, वो नहीं जा सकते। चार्ली ने उससे बताया। गुड देन। खैर, एक और बात, अगले हफ्ते की मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवा दो। सैन ने हुक्म सादर किया। जी सर, जो आपका हुक्म। चार्ली कहते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम जा सकते हो। सैन ने उससे इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। 15 साल बाद वो वापस जा रहा था और वह बाल बनकर जा रहा था।